हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत साहू भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से। और आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण से वैदिक गणित। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैदिक गणित। इसको हम पिछले क्लास में और देख चुके हैं। वैदिक गणित क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि वैदिक गणित का उपयोग आज के दौर में बहुत ज्यादा किया जाने लगा है। ठीक है, कहां पर किया जाने लगा इसको? जब व्यावसायिक परीक्षा होती है, ठीक है, जब कहीं पर कंपटीशन एग्जाम वगैरह होती है तो वहां पर वैदिक गणित का जो उपयोगिता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है ना। लेकिन इसी को हम स्कूली स्तर पर देखेंगे। ठीक है, स्कूली स्तर पर जब हम इसको देखेंगे तो वैदिक गणित को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि कठिन से कठिन जो सवाल है उसको हम सरल रूप से कैसे हल करें। ठीक है, बड़े से बड़े संख्या है उसको जैसे हमको जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, तो हम उन संख्याओं को कैसे सरल तरीके से, ठीक है, आसान ढंग से हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में और एक आसान तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि वैदिक गणित में गुणा करना, ठीक है, गुणा करने की विधि को देखेंगे। इसी प्रकार से योग की विधि को देखेंगे। योग में हम कैसे देखेंगे? घनमूल देखेंगे। ठीक है, घन कैसे निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है, या जोड़ना कैसे करना है। ठीक है, या महत्वपूर्ण चीज और होता है आपका घटाना और गुणा करना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि आप किसी भी बीजगणित या अंक गणित को वैदिक गणित की सहायता से कैसे हल करें। ठीक, जैसे कि हम जनरली हल करते हैं, मान लो मुझे किसी संख्या को घटाना है। ठीक है, मान लो मुझे 34 में से 15 को घटाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? तो इसको घटाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आपको जो भी संक्रिया शुरू करना होता है जोड़ना और घटाने का, तो हम उसको हमेशा कहां से शुरू करते हैं? इकाई से शुरू करते हैं, इकाई के अंक से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका इकाई कहलाता है और ये दहाई कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा जब कुछ भी हम संक्रिया करते हैं तो हमेशा उसको इकाई से ही शुरू करते हैं। ठीक, अब चूंकि 34 में से 15 को घटाने के लिए कहा जा रहा है तो हमको इकाई देखना है। इकाई में क्या है? 34 की इकाई में 4 है और 15 की इकाई में क्या है? 5 है। तो यहाँ पर 4 में से 5 घटाना है, 4 में से 5 को घटाना है। लेकिन 4 यहाँ पर छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो 4 में से 5 नहीं घट सकती। ठीक है, 4 में से 5 हम नहीं घटा सकते। तो क्या करेंगे? इसलिए जो दहाई की अंक होती है, ठीक है, दहाई की जो अंक होती है उनसे हम एक उधार ले लेते हैं। ठीक है, एक उधार ले लेंगे तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? 4 का सीधा सीधा 14 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओके, ये इकाई है क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 4 से हम 5 को नहीं घटा सकते, तो इसलिए 4 के लिए हम यहां से एक उधार लेते हैं। ठीक, अब एक उधार लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 हो जाता है। ठीक है ना, जो इकाई अंक होता है वो दहाई में बदल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे? 14 में से 5 आसानी से घटा सकते हैं। तो 14 में से 5 कितना आएगा आपका? 9। 14 में से 5 घटा दिए, कितना हो गया आपका? 9 आ गया। ठीक है, ये आपका इकाई अंक का संक्रिया हो गया, घटाना हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दहाई के अंकों को घटाएंगे। अब क्योंकि मैं दहाई से एक उधार लिया था, दहाई से एक उधार लिया था, अब तो उस उधार को मुझे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले से एक अंक है, पहले से यहाँ पर एक है और उसमें से हम जो उधार एक और यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक और एक 2 बन जाता है। ठीक, 2 बन जाता है। अब 3 में से 2 को आसानी से हम घटा सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पर? 8 आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब 35 में से 15 को घटाना है तो कितना बचेगा? आपका 19 बचता है। ठीक, तो एक ये सिंपल तरीका है घटाने का। ठीक है ना, इसी तरह से यदि हमको जोड़ना है, जोड़ने का तरीका आप कर सकते हो और सरल होता है। जोड़ने का तरीका और सरल होता है। ठीक,
34 में से मुझे 15 को सपोज जोड़ना है, तो क्या करूंगा कि अब यहाँ पर हम छोटे संख्या में बड़े संख्या को जोड़ सकते हैं, बड़े संख्या में छोटे संख्या को जोड़ सकते हैं। जोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आता है, और यहाँ पर इसमें भी हमको इकाई से ही शुरू करना पड़ता है, ठीक। और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको जोड़ने की प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसको वैदिक रीति से भी कर सकते हैं और सामान्य रीति से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या एक और तरीका हम यहाँ पर देखना चाहें कि मान लो मुझे 46 में से 30 को घटाना है, 46 में से 30 को घटाना है, तो क्या करूंगा मैं 6 में से 0 को घटाऊंगा, 6 में से 0 को घटाऊंगा, क्योंकि 6 बड़ा है और 0 छोटा है, तो हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। 6 में से 0 घटा 6 ही आएगा, ठीक है ना। और 4 में से 3 को घटाओ, कितना आएगा 1 आता है। इस प्रकार से हम 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 16 आता है, ओके। तो इस तरह से हम गुणा घटाने की जो क्रिया है उसको कर सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वैदिक रीति से गुणा करना, वैदिक रीति से गुणा करना, हम उसको गुणा कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना है, और इसको मैं एक बात और आपको बता दूं, वैदिक रीति में कुल 16 सूत्र बताया गया है, ठीक है ना। वैदिक रीति में कुल 16 सूत्र बताया गया है, और उन 16 सूत्रों का भी अलग अलग 16 उप सूत्र भी बनाए गए हैं, ठीक। 16 आपका मूल सूत्र है और उसके साथ साथ आपका 16 उप सूत्र भी बनाया गया है, ठीक। तो मान लो मुझे वर्ग निकालना है, किसी भी संख्या का मुझे मान लो वर्ग निकालना है, ठीक है, वर्ग निकालना है। और वर्ग निकालने के लिए मैं पहला विधि को आपको बताता हूं, ठीक है। मान लो पहला विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण। इसका मतलब क्या है, एक कम हो जाती है, जो भी हमको संख्या दिया जाता है उसका वर्ग निकालना है, तो एक संख्या पर कम हो जाता है, ठीक है। और पूर्वेण मतलब उसके पूर्व आपको जो कम करेंगे वो उसके पूर्व लिखा जाता है, ठीक है। मान लो यदि संख्या केवल 9 के अंक से बनी है, ठीक है, मान लो कोई संख्या है वो केवल 9 के अंक से बनी हुई है, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। मान लो मुझे 99 का वर्ग निकालना है, 99 का वर्ग निकालना है। इसका मतलब क्या है, 99 का वर्ग मतलब क्या होगा, 99 गुणा 99, ठीक, 99 गुणा 99। अब क्योंकि एक न्यूनेन पूर्वेण विधि है, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि का मतलब क्या होता है कि इससे पूर्व, देखो ये तो हो गया आपको पहले, इसके पहले, ठीक है, इसके पूर्व क्या है, यहाँ पर इकाई अंक 9 है, तो इस 9 में हम एक कम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक कम करते हैं, ठीक है। तो जितना कम करते हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे, कितना कम कर रहे हैं हम, एक कम कर रहे हैं, ठीक है, एक कम कर रहे हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है तो एक कम हो गया इसका, और एक इसलिए 0 लगा देंगे, ठीक है। एक 9 के लिए यहाँ पर हम एक को उधार लिए हैं, यहां से एक कम किए, यहां से एक कम किए हैं, और यहां से 0 कम किए हैं, ठीक है ना। इसके इकाई से पूर्व वाले जो 99 है उसके इकाई से एक कम किया हूं, और दहाई में जो अंक है 9 है उससे मैं 0 कम किया हूं, ठीक। अब आते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि मैं यहां से एक कम किया हूं तो यहां कितना बचेगा,
8 बचेगा। 9 में से 1 कम किया हूं तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और जो दहाई का 9 रहता है उसको हम वैसे की वैसे उतार लेंगे। ठीक, वैसे की वैसे उसको उतार लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर देख सकते हैं। कितना आएगा? 9801 आएगा। कितना आएगा? 9801 उत्तर आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक न्यूनयन पूर्वयन विधि से गुणा कर सकते हैं। कब इसको हल करेंगे? इस विधि का हम उपयोग कब करेंगे? जब संख्या केवल 9 अंक से बनी हो, केवल 9 अंक से बनी हो। इसी प्रकार से मुझे सपोज 9999 का वर्ग निकालना है। ठीक है ना, 9999 का वर्ग निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले 9999 गुणा 9999। ठीक, इसका गुणा करना है तो क्या लिखेंगे? पहले तरीका वही होता है आपका, इसके इकाई से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 कम करेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ से फिर 0 कम करेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ से फिर 0 कम करेंगे तो 0 लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका एक न्यूनयन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जहां से हम 1 कम किए हैं, यहां से हम 1 कम किए हैं, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक, फिर जो बचा उसको हम, क्योंकि यहाँ से 0 कम किए हैं तो 9 का 9 रहेगा। यहाँ से भी 0 कम किए हैं, 9 से 9 रहेगा। यहाँ से भी 0 कम किए हैं तो 9 का 9 ही रहता है। ठीक, इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 9 9 9 8 0 0 0 1। कितना इसका उत्तर होगा? इसका वर्ग कितना आएगा? ठीक, तो इस तरह से आप वैदिक रीति से आसानी से बड़े अंकों का भी आप गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक न्यूनयन पूर्वयन विधि। जो पूर्व के अंक होती है उसको उसमें 1 कम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा तरीका देखेंगे, एकाधिकन पूर्वयन विधि। एकाधिकन पूर्वयन विधि। एक न्यूनयन हो गया जिसमें 1 कम करते थे। अब एकाधिकन पूर्वयन विधि करेंगे। एकाधिकन पूर्वयन, एकाधिकन पूर्वयन। ठीक है, अब इसका उपयोग हम कब करेंगे? यदि संख्या की इकाई का अंक, यदि संख्या की इकाई का अंक 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो हम उस संख्या के वर्ग निकालने के लिए एकाधिकन पूर्वयन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे 35 का वर्ग निकालना है। मान लो मुझे 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, एक न्यूनयन विधि का उपयोग कब करेंगे? जब अंक केवल 9 से बना हो। ठीक है, 9 से बना हो तब हम एक न्यूनयन पूर्वयन विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन एकाधिकन पूर्वयन विधि का उपयोग कब करेंगे? जब अंक के इकाई में 5 हो। 5 हो। ठीक है, यानी कि देखो 35 की इकाई क्या है? 5 है। अब मुझे 35 का वर्ग निकालना है तो क्या करूंगा? 35 गुणा 35 करूंगा। 35 गुणा 35 कर लूंगा। ठीक, अब इसमें यह होता है क्योंकि 2 भाग है यहाँ पर, है ना? कितने भाग है? 2 भाग है। अब इसके लिए 2 भाग कौन से? 35 के लिए 2 भाग है, आपको दायां भाग और बायां भाग, दायां भाग और बायां भाग। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर दायां भाग लेंगे। दायां भाग में क्या है आपका? 5 गुणा 5, दोनों के दायां भाग लेंगे। 5 गुणा 5, दोनों के दायां भाग को लेंगे। ठीक, दोनों में 5 5 है तो क्या आएगा? 5 गुणा 5 कितना आएगा आपका? 25 आता है। ठीक, कितना आता है? 25 आता है। हो गया।
अब इसी का बायां भाग रखेंगे, बायां भाग। अब क्योंकि एकाधिकन पूर्वण विधि है, तो इसमें पूर्व वाले जो अंक है उसको तो हम देखो दाया दाया भाग को पहले हम गुणा कर लिए। अब एकाधिकन जो 3 होता है आपको बायां भाग का जो 3 3 है, ठीक है, बायां भाग का जो 3 गुणा 3 आपको बचा है, 3 गुणा 3 आपको बचा है, लेकिन एकाधिकन बोल रहे हैं एक अधिक, यहाँ पर एक कम होता था, यहाँ पर एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। किसमें एक अधिक करेंगे, पूर्व वाले जो अंक है उसमें एक अधिक करेंगे, यानी कि 3 में हम एक अधिक कर लेंगे, एक अधिक कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा, कितना आएगा 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 गुणा 3 बराबर कितना होगा 12, कितना होगा 12। तो दायां भाग कितना आया है 25 आया है और बायां भाग में कितना आया है 12 आया है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 35 का वर्ग, ठीक है, 35 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप बड़े से भी बड़े अंक का आप गुणा कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखें, एक निम्न पूर्वेण विधि का उपयोग जब अंक में केवल 9 अंक से बना हो, ठीक है, और एकाधिकन पूर्वेण विधि जब अंक के इकाई में 5 हो, अंक के इकाई में 5 हो, तो उस कंडीशन में भी हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे मान लो 65 का वर्ग निकालना है, क्या करना है 65 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे 65 गुणा 65, ठीक है। तो इसके दाएं भाग में देखेंगे 5 गुणा 5 है, कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पर 25 हो गया। अब बाएं भाग देखेंगे, बाएं भाग में 6 गुणा 6 बचे हैं, क्योंकि एक अधिक बोला है तो 6 में एक अधिक कर लेंगे, 7 गुणा 6 हो जाएगा 7 के 42, यहाँ पर 42 हो गया। इस प्रकार से आप 4225 यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े अंकों का आप गुणा कर सकते हैं, ठीक। अब तीसरी विधि हम देखेंगे, तीसरी विधि देखेंगे। तीसरी विधि में यह है कि याव दूनम ताव दूनीकृत वर्ग च योजयत, ठीक है, मतलब ये होता है जितना कम है उतना कम करके, जितना कम है उतना कम करके, जितना कम है उसका वर्ग मिला देते हैं, ठीक है, जितना कम है उतना कम करेंगे और जितना कम है उसका वर्ग मिला देते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे 96 का वर्ग निकालना है, क्या करना है, इसको हम मुझे बोलेंगे याव दूनम, याव दूनम विधि कर सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं याव दूनम विधि या योजयत विधि, ठीक है, योजयत, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, 96 का मान मुझे वर्ग निकालना है, 96 का मान मुझे वर्ग निकालना है। तो हमको यहाँ पर यह देखना है कि 96 किसके कौन सा शतांश के आसपास है, ठीक है। 96 का आधार क्या है, 96 क्योंकि 100 के बहुत करीब है, 100 के बहुत करीब है, तो इस प्रकार से हम इसको विचलन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे क्या हो जाएगा 100 ऋण 96, 100 ऋण 96, ठीक है। 96 का आधार आपका 100 है, ठीक है, 100 को 96 का आधार माना जाता है, तो 100 में 96 गया, कितना बचेगा आपको 4 बचता है, ठीक। यहाँ पर 4 क्या है, इसको विचलन कहलाता है, क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है, ओके। अब सॉरी, यहाँ पर मैं मिस्टेक में हूं, क्योंकि 96 100 के आधार है, या 96 का आधार 100 है, ठीक। तो मैं 96 में 100 को घटाता हूं तो कितना बचेगा ऋण 4 बचता है, कितना बचता है ऋण 4 बचता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम
96 का वर्ग निकालेंगे। तो 96 का वर्ग निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? यहाँ पर 96 ऋण 0 4, 96 ऋण 0 4, ठीक, बटे ऋण 4 का वर्ग, बटे ऋण 4 का वर्ग। इसको बटे नहीं कहेंगे, हम इसको ऑब्लिक करेंगे, ठीक है, ऑब्लिक कहेंगे, ये ऑब्लिक है, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है ना। तो 96 में 4 गया, कितना बचेगा? 92, 96 में 4 गया, 92 बचेगा। इसी प्रकार से ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना होगा? 16 हो जाएगा, ठीक। तो 96 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9216 आपका उत्तर आएगा। कितना आएगा? 9216 उत्तर आता है, ठीक। तो इस विधि में हमको ये करना है कि जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना होता है, ठीक है, जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना होता है, तो उसके आधार देखेंगे पहले। 96 का आधार 100 होता है, तो 96 में 100 गया, कितना बचेगा? ऋण 4 बचता है, ठीक, ऋण 4 बचता है। तो जितना बचता है, ठीक है, जितना कम होता है उतना इसमें कम करेंगे, 96 में उतना कम करेंगे, ठीक। 96 ऋण 4 हुआ, और जितना कम हुआ है उसका वर्ग मिला देते हैं, ठीक। यही कहा ना पहले कि जिस संख्या में उसके आधार में जितना कम होता है, यानी कि 96 का आधार 100 है, 96 में 100 कम करेंगे तो ऋण 4 आता है। तो ऋण 4 को हम यानी कि 4 96 में कम करेंगे, ठीक, कितना बचेगा? 92 बचेगा। और जितना कम होता है उसका वर्ग इसमें मिला देते हैं। 16, 4 का वर्ग 16, तो 16 इसमें मिला दिए। इस प्रकार से 9216 उत्तर आएगा, ठीक। इसी प्रकार से मान लो मुझे 1013 का वर्ग निकालना है, 1013 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालूंगा इसके लिए? इसका आधार क्या होगा? 1013 का आधार क्या होगा आपका? 1000 होगा, ठीक है ना। 1013 का आधार कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1013 में 100 1000 घटाएंगे, कितना बचेगा? धन 13 बचेगा। कितना बचेगा? धन 13 बचेगा, ठीक। अब जितना यहाँ पर बच रहा है, उतना यहाँ पर हम जोड़ देंगे, ओके। तो 1013 बचा है, यहाँ पर धन 13 कर देंगे, ठीक है। बटे या ऑब्लिक करेंगे, 13 बचे हैं तो 13 का वर्ग कर लेंगे, 13 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा इधर? 1026 ऑब्लिक 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है आपका? 169 होता है, 169 होता है। इस प्रकार से अब हम इसको मिला देंगे आपस में, तो कितना बचेगा? 102669, ठीक। ये आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसको डिपेंड करेगा, अगर धन में आ रहा है, प्लस में आता है, धनात्मक संख्या आता है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आता है उसमें घटा देंगे, ठीक। और जितना अंक यहाँ पर आता है उसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजयेत, यानी कि जितना कम है उतना कम करके जितना कम है उसका वर्ग मिला देते हैं, ठीक। अब चौथा सूत्र हम देखेंगे, द्वंद्व योग। चौथा सूत्र देखेंगे द्वंद्व योग। द्वंद्व योग, ठीक है, द्वंद्व योग। तो इस विधि में हम क्या करेंगे? ये जो सूत्र होता है उसको ऊर्ध्व तिर्यक का अनुप्रयोग कहा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्व
त्रिव्याम जो विधि होती है उसी के अनुरूप इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले द्वंद्व योग का यहाँ पर वो पहले देख लेंगे। जब एक अंक का द्वंद्व योग, जैसे कि 2 का द्वंद्व योग, ठीक है, 2 का द्वंद्व योग, 2 का द्वंद्व योग यानी क्या हो जाएगा आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 4। ठीक, 2 का द्वंद्व योग 2 का वर्ग यानी कि 4। अब 2 अंकों का द्वंद्व योग हमको जैसे निकालना है, मान लो 23 का हमको द्वंद्व योग निकालना है, 23 का द्वंद्व योग निकालना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, एक अंक के लिए ठीक है, उसके वर्ग कर लेंगे, 4 निकल गया उसका द्वंद्व योग। लेकिन अब 23 मुझे मान लो द्वंद्व योग निकालना है, तो क्या करूंगा, इसके लिए 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 2 करेंगे, गुणा 2 कर लेंगे 2 अंक के लिए। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 2 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 दूनी 6, 2 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 23 द्वंद्व योग कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 3 अंक के लिए हम देखेंगे, मानो हम 3 अंक के लिए देखते हैं 324, 324 को मान मुझे द्वंद्व योग निकालना है, तो क्या करूंगा, इसके लिए 3 गुणा 4, ठीक है, 3 गुणा 4 गुणा कितना कर लूंगा 2 कर लूंगा, क्योंकि द्वंद्व योग है 2 से गुणा, यहां पर भी हम इसको 2 से ही गुणा किए हैं, है ना। तो 3 गुणा 4 हो गया, मतलब पहले सैकड़े का अंक और इकाई का अंक दोनों को आपस में गुणा करेंगे, उसको 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और जो दहाई का अंक होता है उसका वर्ग करके जोड़ देंगे, उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे तो 4 के 12, 12 में 24, ठीक है, 24 घन 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 324 का द्वंद्व योग कितना होगा 28 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी भी अंक का हम द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि गणित शिक्षण में कौन कौन से भारतीय गणितज्ञ हैं और उन गणितज्ञों का क्या क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन से सूत्र दिए हैं, ठीक है, उनका क्या क्या कहना है, और गणित के क्षेत्र में कौन कौन से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।